यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं भौतिक विज्ञान के छात्रों से ही चर्चा करूंगा। 11वीं कक्षा से लेकर बीएससी मान लीजिए, एमएससी मान लीजिए। आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको एक बात तो ये मन में बैठा लें कि संसार की सभी विद्याओं में जो साइंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जड़ विद्याओं की कह रहा हूँ, और साइंस दोनों प्रकार की होती हैं। मैं आपकी फिजिक्स तक सीमित रहूँगा। और साइंस में भी जो सबसे मूल साइंस है वो फिजिक्स ही है। दूसरी शाखाएं जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, आदि आदि, वो कहीं ना कहीं अंत में फिजिक्स में ही समाप्त होती है। इसलिए फिजिक्स के विद्यार्थियों से बात करूंगा। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। हर विद्यार्थी का पढ़ने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि अपनी सिलेबस तक सीमित रहते हैं, और अध्यापक, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा विश्वास करके पढ़ते हैं। ये विश्वास कर लेते हैं कि पुस्तक में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई प्रश्न नहीं करना है। अध्यापक ने पढ़ाया है, चाहे अध्यापक वो स्कूल स्तर का हो या यूनिवर्सिटी स्तर का हो, वो पढ़ा रहा है, उस पर भी कोई प्रश्न नहीं करना है। कुछ तो इस प्रकार पढ़ते हैं। और ये विद्यार्थी भी कैसे होते हैं कि जैसे जैसे बोर्ड पर टीचर लिखता है वैसे वैसे आप भी अपनी कॉपी कलम ले करके लिखते जाते हो, समझने का प्रयास नहीं कर रहे। कुछ ऐसे होते हैं नकल। हाँ? यही ऐसे विद्यार्थियों को मैंने ज़्यादातर देखा है। मैं भी पढ़ता था, सभी यही करते थे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो पुस्तक में भी ये सोचते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, उसमें प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत करता था। सूत्रों को भी शंका की दृष्टि से देख के अपनी दृष्टि से फिर सिद्ध करता था, भले वो गणित के फॉर्मूले हों। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो पढ़ाने वाला टीचर है उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करते। पढ़ते अवश्य, लेकिन उसमें भी ये सोचते हैं क्या कहीं प्रश्न तो नहीं है कुछ इसमें। तो प्रश्न उठाते हैं, टीचर से पूछते हैं, और अपने सिलेबस से बहुत बाहर जाके भी सोचते हैं। तो जो प्रश्न खड़े करना जानता है, जो प्रश्न खड़े कर सकता है, करता है, वही भविष्य में वैज्ञानिक बनता है, वही साइंटिस्ट बनता है। और जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं है वो साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को देखिए, उन्होंने उनका जीवन एक नया मोड़ उनके जीवन में कब आया, उनके मन में कोई प्रश्न आया। तो आज मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलें। आप संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और यह फिजिक्स दुनिया की दिशा को बदलने वाला होता है। फिजिक्स गलत दिशा में जा रहा है तो दुनिया गलत दिशा में जाएगी। फिजिक्स सही दिशा में आएगा तो दुनिया सही दिशा में आएगी। सारे विषय इससे प्रभावित होंगे, चाहे वो साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, वाणिज्य के हों, एग्रीकल्चर के हों। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, आप
आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इस संसार को बदलने का, इस भारत को बदलने का, भारत को विश्व को बनाने का, संसार में सुख शांति लाने का। वो कब होगा? आप अच्छी तरह पढ़ना सीखेंगे, आप एक महान वैज्ञानिक बनने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये बहुत ज़्यादा अंक लाने से नहीं होता है। कुछ लोग इस प्रकार की योजना बनाते हैं कि अंक अच्छे लाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम से बाहर उनसे कुछ भी पूछे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता। अंक अधिक लाना, मेरिट में आना अलग बात है, लेकिन वैज्ञानिक सोच पैदा करना वो अलग बात है। तो मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने रखूंगा और ये कहूंगा कि इन प्रश्नों पर आप सोचें और आप अपने अध्यापक से पूछें। वैसे तो आज ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ अध्यापक भी ऐसे होते हैं, एक विद्यार्थी अधिक प्रश्न करेगा तो उसको डांट देते हैं। मेरे अध्यापक कभी ऐसे नहीं रहे। मैं जितना प्रश्न करता था उतने ही वो मुझसे प्रसन्न रहा करते थे, और अच्छे अध्यापक की पहचान भी यही है। ये हमारे सामने विशाल आर बैठे हैं, ये डीयू में बहुत परेशान करते थे प्रोफेसरों को, पीछे पीछे जाते प्रश्न पूछते पूछते। ये होनहार विद्यार्थी की पहचान है। अच्छा, अब आते हैं, आप जानते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, और बहुत कुछ नहीं भी दिख रहा है, वह सब किससे बना है? आप सब पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल किससे बने? ये भी आप पढ़ रहे हैं कि एटम से मिलके बने। एटम किससे बने? ये भी आप पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि और बहुत सारे पार्टिकल से बने। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मिलकर के एटम कैसे बन गए? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्वार्क से बने। इनमें एक विशेष गुण है, ये अगर यह गुण नहीं होता तो कुछ भी नहीं बनता। वो गुण है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता तो न्यूक्लियस का चक्कर ही नहीं लगाता, और न्यूक्लियस में चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में चार्ज नहीं होता तो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, एटम नहीं बनता। एटम नहीं बनता, मॉलिक्यूल नहीं बनता, मॉलिक्यूल नहीं बनता तो हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश आदि सारी गैलेक्सियां कुछ भी नहीं बनती। तो मूल कारण क्या हुआ? चार्ज। आपको पढ़ाया जाता है, आप बालों में कंघी करेंगे या रात में स्वेटर उतारेंगे ऊनी, चट चट की आवाज़ आएगी और चिंगारियाँ उठेंगी। आपको पढ़ाया जाता है चार्ज पैदा हो गया। आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि संसार में दो प्रकार के पार्टिकल हैं, कुछ में पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये भी पढ़ाया जाता है कि एक और पार्टिकल होते हैं जिसमें न्यूट्रल चार्ज होता है। वास्तव में न्यूट्रल चार्ज कुछ होता ही नहीं है। जिसमें न्यूट्रल होता है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव भरा रहता है, बीच बराबर की मात्रा में दोनों चार्ज रहेंगे। वैदिक फिजिक्स कहती है कि सभी कण एक ही पदार्थ से बने हैं, बिना चार्ज का कोई नहीं होता। और आधुनिक साइंस भी कहती है न्यूट्रॉन में भी क्वार्क होते हैं, 3 क्वार्क होते हैं, और 3 क्वार्क ऐसे होते हैं कि जो चार्ज है टोटल चार्ज 0 हो जाता है। तो मैं 11वीं का छात्र था, मेरे एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था, बीमार था, नीम के पेड़ पर बैठा, मन में विचार आया कि घर्षण से वस्तु आवेशित हो जाती हैं, चार्ज पैदा हो जाता है, चाहे वो ऊनी कपड़ा हो, चाहे कंघी हो, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसमें से निकल जाते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और जिसमें ज़्यादा आ जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो मेरे मन में पहला तो प्रश्न आया कि ये चार्ज क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या है ये। और दूसरा प्रश्न आया कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। और जब किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रह जाए प्रोटॉन से, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो प्रश्न आया कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। उस समय क्वार्क की खोज नहीं हुई थी, मैं बात लगभग 80 की कर रहा हूँ, 80 से कुछ पहले की। समाधान नहीं हुआ। अरे चीनी दूध में डाल दो मीठा हो जाएगा, नमक डाल दो तो खारा हो जाएगा, लेकिन चीनी में मिठास क्यों, नमक नमकीन क्यों है, ये भी तो प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्यों है, प्रोटॉन में चार्ज क्यों है, क्वार्क में चार्ज क्यों है, और किसी पार्टिकल में चार्ज क्यों है, और फिर चार्ज क्या है। क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता? नहीं आता है तो प्रश्न ये पैदा कीजिए, अपने अध्यापकों से पूछिए, उनसे पूछिए कि सर चार्ज क्या होता है, क्यों क्या होता है। और दूसरा प्रश्न पूछिए कि एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में अंतर क्या है? साइंस कहेगी, टीचर कहेंगे एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। तो उनसे पूछिए कि ये चार्ज है क्या चीज। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या भेद है जिससे एक में पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। मास समान है, बाकी गुण समान है, तो इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या अंतर आया कि इसका विपरीत चार्ज उसमें पैदा हो गया। अगर ये कहें एक गिलास में आप नमक डालिए, नमकीन शिकंजी नींबू की, और एक में मीठी डाली, तो कोई पूछे कि भाई इस गिलास में नमकीन स्वाद क्यों है, तो आपको बताया जाएगा इसमें नमक डाला था, और इसमें ये मीठी शिकंजी क्यों है कि इसमें मीठा डाला था। ये कारण बता दिया, एक में नमक डाला तो नमकीन हो गया और मीठा डाला तो मीठा हो गया। तो वैसे पॉजिटिव में क्या डाला कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका चार्ज अलग प्रकार का, विपरीत प्रकार का है, और इलेक्ट्रॉन में क्या डाला, उसमें नेगेटिव चार्ज है, और दोनों मिला दें तो दोनों ही चार्ज गायब। नमकीन शिकंजी मीठी शिकंजी मिला दें तो गायब नहीं होंगे, एक दोनों का ही स्वाद आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया और गायब। ऐसा क्यों हुआ? और गायब हो गया, क्या बना? गायब हो गया, तीसरी चीज बन गई, क्या बनेगा? फोटोन बन गया। फोटोन बन गया इलेक्ट्रॉन से और पॉजिट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, फोटोन में, पॉजिट्रॉन में भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में मास है, फोटोन में भी, पॉजिट्रॉन में भी मास है। अर्थात दोनों मास वाले पार्टिकल, दोनों चार्ज वाले पार्टिकल पर विपरीत चार्ज है, और दोनों मिले तो मास भी कहीं भाग गया और चार्ज भी कहीं भाग गया, नई चीज आ गई। उसको साइंस कहता है कि इसमें चार्ज नहीं होता और इसमें मास भी नहीं होता। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, एक चालाकी से उत्तर दिया जाता है। क्या चालाकी की जाती है? कहते हैं रेस्ट मास इज जीरो। क्या कहते हैं? फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। अब ये कोई बतावे ना, तो आप उनसे पूछिए कि सर ये फोटोन कभी रेस्ट में रहता है क्या? ओके, रेस्ट में तो कभी नहीं रहता, तो आपने कैसे मापा कि रेस्ट मास जीरो है? और दूसरी बात, रेस्ट मास जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जब गति कर रहा है तो उसमें मास होता है, शर्त है, जीरो मास की शर्त है उसमें रेस्ट में रहे, और रेस्ट में कभी रहता नहीं। तो रेस्ट मास जीरो का अर्थ क्या रहा? और ये भी अर्थ अपने आप निकलेगा कि
रेस्ट में कभी देखा नहीं, गति में देखा है, तो उसमें मास होता है। गति में मास होता है, उसको बताते नहीं, और रेस्ट में वो रहता नहीं है, उसमें बताते हैं। देख कितनी चालाकी की बात है कि नहीं। ये कहे, कोई कहे कि मैं, मान लीजिए एक कोई अमर चीज है, मान इटर्नल चीज है, मरने वाला नहीं। ओके, ये मर जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो मरता है नहीं, तो आपने ये बात ऐसी क्यों की कि ये मरेगा तो ऐसा होगा, ये नष्ट होगा तो ऐसा होगा। या कोई कहे कि मुर्दा जी जाएगा तो मैं उसे बढ़िया खाना खिलाऊंगा, मुर्दा जीता नहीं और तुम खाना खिला रहे हो, ये चालाक। तो पहला प्रश्न तो ये अब मन में उठाइए और पूछिए, अध्यापक से पूछिए, अपने पुस्तक के लेखक को पूछिए, इंटरनेट पर देखिए, कोई बड़े वैज्ञानिक उनसे पूछिए, साथियों से पूछिए कि ये चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अंतर क्या होता है। और पूछ कर फिर देखिए कि जब दोनों मिलते हैं, समान चार्ज हों, समान मास हों, तो गायब हो जाते हैं, एक नई चीज़ निकल आती है, फोटोन बन जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिट्रॉन गया और नया निकला फोटोन, तो फोटोन में और इन दोनों की स्ट्रक्चर में कोई न कोई समानता जरूर है, नहीं तो फोटोन कैसे बन जाता, फोटोन कैसे बनता। फोटोन में, इलेक्ट्रॉन में, फोटोन में, पॉजिट्रॉन में अगर कोई समानता नहीं होती तो फोटोन बन कैसे जाता। अरे दूध से, कोई दूध से शराब तो नहीं बना सकता, दूध से पानी तो नहीं बना सकता, दूध से दूध के बने पदार्थ बनेंगे, मावा बना लो, बर्फी बना लो, पेड़ा बना लो, कुछ बना लो। पर कहे दूध से अल्कोहल बन जाएगा, दूध से सोना बन जाएगा, ऐसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर समान नहीं है। उनमें तो फिर भी समानता है, दूध में और सोने में समानता है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सोने में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इतनी समानता तो है, फिर भी नहीं बनता। अब पूछिए अपने अध्यापकों से कि फोटोन में, इलेक्ट्रॉन में, फोटोन में, पॉजिट्रॉन में कौन सी समानता है कि इन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के फोटोन बन गए। अब समानता बताएंगे तो यहां प्रश्न आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ होगा, ऐसे पॉजिट्रॉन का भी होगा, दोनों का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, और ऐसे ही फिर फोटोन का भी होगा। जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता वो किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बात नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो कभी भी फोटोन में नहीं बदलते। कोई ऐसा पदार्थ है जो इनसे छोटा है, सूक्ष्म है, जिनसे इलेक्ट्रॉन बना उससे प्रोटॉन पॉजिट्रॉन बना, और जो बना इन दोनों को मिलके बना वो भी उसी से बना। तो पहला तो ये आप ये प्रश्न। अब दूसरा एक और आते हैं मास का ले लेते हैं। मास आप देखते हैं ना, फिजिक्स में बहुत पढ़ाया जाता है मास। सबसे ज़्यादा जो गुणों का प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है, इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। फिर चार्ज वगैरह आते हैं। तो आपने कभी मन में सोचा कि मास क्या होता है? इसके लिए 2012 में एक बहुत बड़ा प्रयोग आपने भी सुना होगा, जिनेवा में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी लैब सर्न में, और वो लैब इतनी बढ़िया 30 देशों ने मिलकर बनाई है। कोई अकेला देश उसको बनाने का साहस नहीं कर सकता, बहुत बड़ी है, बहुत खर्चा हुआ इसमें।
उसमें LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, वह मशीन भी कई हजार करोड़ डॉलर की बनी और उसमें प्रयोग हुआ। एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे 1961 में, पीटर हिग्स। उन्होंने 1961 में कल्पना की थी। क्या कल्पना की थी? कि कोई पार्टिकल है या पदार्थ है, हल्का होता है, कोई भारी होता है, कोई अधिक भारी होता है, कोई कम भारी होता है। अर्थात किसी में मास होता है, किसी में नहीं होता, किसी में कम मास होता है, किसी में ज़्यादा मास होता है। जैसे फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं फोटोन में मास ही नहीं है, तो उनकी दृष्टि से चलो मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन में कम मास है तो प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना मास है, न्यूट्रॉन में 1840 गुना मास है, तो किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो पीटर हिग्स जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने मन में एक कल्पना की कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सबका एक जैसा मास होना चाहिए, और कम ज़्यादा है या नहीं है और है तो उसका एक कारण होगा कि कोई ऐसा फील्ड होगा सारे ब्रह्मांड में, उसमें से कोई पार्टिकल पास होगा तो किसी के साथ इंटरेक्शन कम होगा, किसी के साथ ज़्यादा होगा, तो जिसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा होगा, जिसके साथ कम होगा वो कम होगा, उसका मास कम होगा। तो उन्होंने अपनी कल्पना से उसका नाम रख दिया हिग्स बोसॉन। फील्ड पार्टिकल मास का रखा हिग्स बोसॉन। अब पीटर साहब जीवित थे जब ये प्रयोग हुआ 2012 में, तब तक जीवित थे वो, उनको नोबेल पुरस्कार भी शायद मिल गया। दुनिया के हजारों वैज्ञानिक लग गए, दुनिया के 70 देश लगे उसमें, और खरबों डॉलर खर्च हुआ। कितना? खरबों डॉलर। और साल कितने लगे काम करने में सारी दुनिया को? 1961 से लेकर के 2012, 61 वर्ष लगे। 61 वर्ष तक दुनिया के साइंटिस्ट खरबों डॉलर करके खर्च करके ये जानने की कोशिश में रहे कि मास कहां से आया, और रिजल्ट निकाला कि हाँ, पीटर हिग्स ने जो बात कही थी वो सही थी, हिग्स बोसॉन हमको मिल गया। और हिग्स बोसॉन का मास कितना बताया जाता है? प्रोटॉन से 133 गुना। वो जो मास का फील्ड है उसका जो बोसॉन है उसका मास है प्रोटॉन से 133 गुना। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में भरा हुआ है। इससे जो भी पार्टिकल इंटरेक्ट होते हैं उनसे उसमें मास पैदा हो जाता है। मैंने मुंबई में, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी गया, और दुनिया के बहुत वैज्ञानिकों को पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि हिग्स बोसॉन के कारण मास आता है, हिग्स फील्ड के कारण मास आता है, और उस फील्ड पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 133 गुना है, तो मैं 2 प्रश्न किए। तो मैंने उनसे पूछा, कहा कि जैसे पीटर साहब ने कल्पना की कि मास का कोई कारण हुआ फील्ड, वैसे मैं एक और कल्पना करता हूं कि पीटर साहब ने कल्पना की कि मास है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है तो कोई फील्ड होना चाहिए, और मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैं कहूं कि किसी में चार्ज होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो मैं कल्पना करूं कि एक और फील्ड होना चाहिए इस ब्रह्मांड में, जिसके इंटरेक्शन के कारण विभिन्न पार्टिकल्स में चार्ज पैदा हो जाए।
किसी में पॉजिटिव हो जाए, किसी में नेगेटिव हो जाए, किसी में कम चार्ज पैदा हो जाए, किसी में ज़्यादा चार्ज पैदा हो जाए, कोई न्यूट्रल रहे। तो क्या मेरी कल्पना सही है? जैसा पीटर साहब की कल्पना है उसी शैली पर मैं भी कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि मास भी एक प्रकार का चार्ज है, ग्रेविटेशनल चार्ज है, साइंटिस्ट मानते हैं। तो ग्रेविटेशनल चार्ज के लिए एक फील्ड की जरूरत पड़ी, कल्पना की गई है हिग्स फील्ड, उसके बिना मास हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। तो वैसे मैं भी ये कह दूं, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कह दूं उसी शैली पर कि चार्ज का भी कोई यूनिवर्सल कोई फील्ड है, तब आप क्या कहेंगे? क्या उसकी खोज में भी दुनिया लगे? अब मैं उनसे पूछ रहा हूं, अब विद्यार्थियों आप सोचिए 61 साल में कितना खर्च हुआ होगा? एक पार्टिकल मिला जिसका चार्ज भी नाप लिया, मास। अच्छा, मैंने दूसरा प्रश्न ये किया था कि इलेक्ट्रॉन में मास नहीं आ सकता, क्वार्क में मास नहीं आ सकता, प्रोटॉन में मास नहीं आ सकता, और किसी में मास नहीं आ सकता, जैसा कि पीटर साहब को ने सोचा था। तो हिग्स में मास कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो बहुत कम है, नहीं मास, इलेक्ट्रॉन मास तो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन से लाखों गुना चार्ज हो गया हिग्स का। तो आश्चर्य है कि सूक्ष्म मास तो नहीं हो सकता, पीटर साहब कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में तो मास नहीं हो सकता, लेकिन हिग्स में मास अपने आप है, ऐसा क्यों? जब हिग्स में मास आ सकता है, बहुत बड़ा मास, तो छोटा सा मास इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं आ सकता? उसमें क्या बाधा है? प्रोटॉन में चार्ज क्यों नहीं आ सकता? क्वार्क में चार्ज क्यों नहीं आ सकता? इसका आप प्रश्न पूछिए, अपने अध्यापकों से पूछिए, प्रोफेसर से पूछिए, और बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट आपको नेट पर ढूंढिए और फिर उनसे पूछिए कि जिस प्रकार आप हिग्स के मास को मानते हैं कि उसके साथ ही आया है, तो क्यों न माना जाए इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स में भी इनकी उत्पत्ति के समय से मास आया है? जब बड़ा मास आ सकता है तो छोटा मास क्यों नहीं आ सकता? और जब चार्ज आ सकता है उत्पत्ति के समय से, तो मास क्यों नहीं आ सकता? मास भी तो एक प्रकार का चार्ज है, आप ही कहते हैं। तो मैं समझता हूं आज ये दो बिंदुओं पर ही आप गहराई से सोचें, अपनी पुस्तकें पढ़ें। ये प्रश्न 11वीं के छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो इन विषयों में पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है पीएचडी कर रहे हैं वो, उन्होंने इसके उत्तर खोज लिए हैं, वो सोचते भी नहीं। एक एमएससी का छात्र मिला मुझे मथुरा में, जब मैं गुरुकुल में गया, तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में फिजिक्स के प्रति कोई प्रश्न उभरते हैं? चक्कर में पड़ गया। 2006 दिसंबर में मेरा सूरत यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में व्याख्यान हुआ, बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया मैंने। तो मैंने कहा स्पेस एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो एक छात्र था एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का, उसने मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी आप स्पेस एक्सपेंशन को नहीं मान रहे और इस पर तो नोबेल मिल चुका है। तो मैंने कहा नोबेल से न तो घबराने की ज़रूरत है, न उससे प्रभावित होने की ज़रूरत है। नोबेल मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे, और थ्योरी भी आएंगी और दूसरी वो खंडित होकर दूसरी आ जाएंगी, उन पर भी नोबेल मिल जाए। इसलिए नोबेल मिल गया तो इसकी प्रामाणिकता नहीं होगी। तब वहाँ के प्रो वाइस चांसलर से प्रोफेसर जयेश जी देशकर, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि छात्रों प्रश्न करना अच्छी बात है, पर जैसे प्रश्न आप इनसे कर रहे हैं वैसे क्या प्रश्न अपने प्रोफेसर से भी करते हैं? क्या वैसे शंकाएं आप अपनी फिजिक्स में भी उठाते हैं?
छात्र शांत। प्रोफेसर देशकर ने यह बहुत अच्छी बात कही कि आप शंकाएं उठाइए फिजिक्स में, पूछिए। किसी भी अध्यापक को अपमानित करना प्रयोजन नहीं होना चाहिए। मेरे वही ऐसा स्वभाव रहा कि मैं जानता था हमारे इस टीचर पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा तो मैं नहीं पूछता था। जब पूछा वो उनको लगा थोड़ा, मैं कोई बात नहीं, ऐसा करके आगे बढ़ जाता। तो वैसा अपमानित किसी टीचर को मत करिए। टीचर अध्यापक है, हाँ, टीचर सम्माननीय है, लेकिन प्रश्न अवश्य पूछिए। और टीचर से भी कहिए कि आपसे नहीं आता तो कहीं से खोज के बताइए, प्रश्न तो हैं। या तो दुनिया में कोई ये कह दे कि ये प्रश्न ही नहीं है। बहुत बोलते हैं आजकल, साइंस की बात करते हैं वामपंथी, वे सुन लें प्रश्नों को। विद्यार्थी बहुत होंगे इसमें भी, बहुत, जैसे वो बड़े साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं, हर पुरानी बात का विरोध करेंगे साइंटिफिक। हाँ, आज साइंस ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। अरे आप कितने बढ़ गए, कितना आपके पास साइंस है? तो वो भी इनको ध्यान से सुन लें। अध्यापक से पूछें, अध्यापक से नहीं आवे अपनी पुस्तक का लेखक जीवित तो उनसे पूछें, नहीं आवे तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछें, नहीं आवे तो किसी वैज्ञानिक से बड़े से पूछें, कहीं से पूछें, पर खोज में रहिए। खोज करेंगे तो आप साइंटिस्ट बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बने। और जब सब कह दें कि ये इनका उत्तर नहीं है तो फिर आप हमारे पास आइएगा, तब हम उत्तर देंगे, वैसे उत्तर नहीं देंगे। हमारे पास आइए। तो आप लोगों से आज इतना ही कहना कि आप अपने पढ़ने का ढंग कुछ बदलें, गंभीरता से पढ़ें, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें, वैज्ञानिक सोच के साथ पढ़ें। विज्ञान भी वैज्ञानिक सोच के साथ होना चाहिए। जैसे मजहबों में अंधी आस्था होती है ना, कि इस किताब में लिखा है, बाबा जी ने कह दिया वो बिल्कुल सही है, मौलवी ने कह दिया बिल्कुल सही है, फादर ने कह दिया बिल्कुल सही है, ऐसे हमारे टीचर ने कह दिया बिल्कुल सही है, दोनों ही अंधविश्वासी। जो साइंस की बात करते हैं लेकिन साइंस में प्रश्न नहीं उठाते, वे भी उतने ही बड़े अंधविश्वासी हैं जितने ये मौलवियों के, गुरुओं के, पादरियों के चेले हैं ना, चेलों की भीड़ अंधविश्वासियों की, वो अंधविश्वासी और ये भी अंधविश्वासी। कोई ये नहीं सोचे हम वामपंथी बन गए, बड़े आदमी हो गए, हम साइंटिफिक हो गए। वो यह भी तो एक पंथ है, यह भी एक मजहब है कि ईश्वर नहीं है। वे भी साइंटिफिक सोच विकसित करें। पहले तो ऐसे साइंटिफिक सोच विकसित करें। उसके लिए क्या करना होगा? कुछ तो प्रतिभा ईश्वरी होती है, जन्मजात आती है, कुछ पैदा भी की जाती है। अगर आप एक लक्ष्य बना के चलेंगे कि हमें महान वैज्ञानिक बनना है, अन्य बातों से ध्यान हटाना है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप 50 काम ले लेंगे पास में, पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद मोबाइल देखने लगे। मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग करिए तो केवल पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। कुछ मनोरंजन तो ऐसे हैं जो आत्मा मन सबको दूषित करने वाले हैं, तुम आपके चरित्र को नष्ट करने वाले हैं। और कुछ मनोरंजन ऐसे हैं जो केवल समय नष्ट करते हैं। न तो समय नष्ट करने के लिए आपको मोबाइल कंप्यूटर चलाना चाहिए, और पतन के लिए तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, केवल पढ़ने के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थी जीवन में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, जो आज नहीं है। आईआईटी में हम देखते हैं क्या होता है, इतना नशा करते हैं लड़के। मुझे फरीदाबाद में एक आईआईटी, दिल्ली आईआईटी से एक छात्र आया, एक एनआईटी और कहीं से आया, उसने कहा कि मैं सारे नशे करता हूँ, अब बदलूंगा, आपसे मिलने आया हूँ। तो डीयू में दिल्ली आईआईटी में एमटेक किया वो छात्र बोला कि इतने तो हमने भी नहीं किया। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतने तो हमने भी किया, अर्थात आईआईटी में नशेड़ियों की भीड़। और क्या होता, वो सब कहने की बातें नहीं है। केवल संक्षेप में कि ब्रह्मचर्य का पालन, उससे आपका एकाग्र मन भी रहेगा, शरीर
भी ठीक रहेगा, मन काम भी अच्छा करेगा, बुद्धि भी तीव्र होगी। और दूसरा, नियमित प्राणायाम व्यायाम, इससे भी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी। व्यायाम प्राणायाम से पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा आप मिलेगा उतना ही आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। तो मुझे आशा है कि आप आज जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो मन में एक विचार, एक संकल्प लेंगे कि आपको फिजिक्स में एक अच्छा वैज्ञानिक बनना है। तो वैज्ञानिक सोच के साथ पढ़ना है, एकाग्रता से पढ़ना है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना है, व्यायाम प्राणायाम करना है और फिजिक्स में प्रश्न खड़े करने हैं। फॉर्मूले हैं उनको भी देखना है, मैथ के हों चाहे फिजिक्स के हों, उन पर भी विचार करना है, रिव्यू करना है, शंकाएं करनी है। और बहुत सी शंका को समाधान तो आप मनन चिंतन से खुद ही कर लेंगे। जिनका नहीं होता अध्यापक से पूछिए, अध्यापक से आगे पूछिए। तो जब किसी से कोई समाधान आपको न मिले तो अंत में हमको कहिए, ये जो आपके सामने प्रश्न खड़े किए हैं इनका उत्तर फिर हम देंगे, सार्वजनिक रूप से देंगे। आज इतना ही, शेष प्रश्नों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ओम शम।